नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। 2022-23 का बजट आ चुका है। बजट आने से पहले हमने आपको दिखाई थी लोगों की प्रतिक्रिया। आइए अब लेकर चलते हैं कि बजट आने के बाद क्या कहना है हमारे इकोनॉमिस्ट का। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन परिवार की तरफ से मेरा समस्त देशवासियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कल देश की वित्त मंत्री जी द्वारा देश का 93वां बजट पेश किया गया और पूरे देश के अभिभावकों को इस बजट से उम्मीद थी कि इस बार शिक्षा क्षेत्र का बजट दोगुना किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे देश के अभिभावकों को उम्मीद थी कि कोरोना वैश्विक महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से बताया गया कि 140 करोड़ देश की जनता को एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा और 1 क्लास 1 टीवी चैनल, जो 12 चैनल थे उनको 200 बढ़ाकर किया जाएगा। डिजिटल एजुकेशन पे फोकस किया गया है, पर वो भी बहुत मामूली है, बहुत मामूली दिखाई देता है। और इस शिक्षा बजट में केवल 1% जीडीपी की बढ़ोतरी दिखाई देती है और सरकार ने 2 वर्ष पहले पूरी जनता को भरोसा दिया था कि देश की कुल जीडीपी का 6% भाग शिक्षा बजट में खर्च किया जाएगा। देश के सरकारी स्कूलों का ढांचा सुधारने के लिए, देश में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए, देश में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए, देश में सैनिक स्कूल खोलने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता है। और जो कोरोना वैश्विक महामारी में देश के लगभग 40% छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी या ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि इन सभी ने जो है आर्थिक संकट को देखा। इनके माता पिता आर्थिक संकट से जूझ रहे थे और अगर अकेले उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 56% बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहे, जो संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहे, आर्थिक संकट से वंचित रहे। तो इस बजट में ऐसे अभिभावकों के लिए भी कोई विशेष बजट का प्रावधान दिखाई नहीं देता है। अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो देश के अभिभावकों को इस बजट से, इस शिक्षा बजट से निराशा ही हाथ लगी है। धन्यवाद। I think one of the big focus of this budget is affordable housing. Finance Minister has proposed to invest 48,000 crores in affordable housing, which will give it a big boost. Almost 80 lakh houses would be completed in this year itself. Another very interesting thing which we have repeatedly seen in No Broker Real Estate report is that water supply is one of our key reasons for choosing a locality. Finance Minister coming in and proposing 60,000 crores to provide water supply to 3.8 crore houses is a right step in this direction. Also, I think creating jobs at this moment is out of the need, with COVID impacting a lot of jobs. So government creating 60 lakh jobs is going to help the economy in a big way. And all the sectors would benefit out of that. Especially these people would also drive demand for housing. We would have expected more benefits, especially for middle class and upper class, for driving the demand in real estate. I think that is missing from this budget. But overall, I would say it's a budget in the right direction. It's a positive budget. मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमन ने संसद में बजट पेश किया। उस समय जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वित्त मंत्री अभी डिजिटल बजट पढ़ रही है, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के बारे में हमें अंदाज ही नहीं था कि ऐसा होगा। उस पर 30% टैक्स डाला गया। हालांकि अच्छी बात है, इससे जनरल आदमी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। दूसरा, हमने कहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अलोकेशन किया जाएगा, वैसा ही हुआ। तीसरा, हमने कहे थे कि आयकर में स्लैबिंग में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो वैसा ही हुआ। 5 राज्यों में हमने कहे थे कि चुनाव का असर दिखेगा, लेकिन इस बजट में 5 राज्यों में चुनाव का असर नहीं दिखा। 5वां, हमने कहे थे कि आत्मनिर्भर विजन और 2047 विजन का इसमें प्रोविजन होंगे और असर दिखेगा। वाकई इसमें इसका असर दिखा, जो अच्छी बात है। कुल मिला के बजट एक सामान्य रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट इस बजट का बहुत ज़्यादा होगा, ये हमें समझ में बात आई। धन्यवाद। I think today's budget from Finance Minister is pretty balanced. So Finance Minister announcing 48,000 crore rupees investment for affordable housing to build 80 lakh houses will definitely bring a boost to real estate sector. Along with that, pay way for housing for all, which is very good. Along with that, digitization of the land record will definitely help in smoother and
faster digital transactions in real estate in future, because currently people have to go through legal processes, lengthier transaction cycle because of non-digital records. And I think one of the most important announcement has been developing new urban centers, because that will help us utilize natural resources from country in different parts, rather than we just focusing on 8-10 cities within India. So, and with new urban centers being built, it will definitely help real estate sector in future. And the way finance minister has thanked startups for being part of Indian economy, that is really commendable. So appreciating startups for being part of Indian growth journey is good. And reducing surcharge on long-term capital gain, capping it up to 15%, will, I feel that it will also boost investment in startups sector in future. So overall pretty balanced and a good budget. Thank you Finance Minister. तो देखा आप सभी ने कि 2022-23 के बजट को लेकर लोगों की और इकोनॉमिस्ट की क्या प्रतिक्रिया है। आज इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वत्स। स्वागत है सर आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। धन्यवाद स्वाति। सर 2022-23 का बजट आ चुका है। अब लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, राय है कि बजट चुनाव, जैसे अभी हम पहले सोचते थे कि चुनाव को लेकर बनाया जाएगा नहीं बनाएगा, तो आपकी इस पर क्या राय है? बजट कैसा आया है? क्या चुनाव को ही रखकर ध्यान में ये बजट लाया गया है? कैसा बजट है ये? स्वाति, हम पहले सोच रहे थे कि ये चुनाव को देख के बजट बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव को देखते हुए बजट बनाया गया है। ये दूरदर्शी बजट है। 2047 की बात की गई है बजट में। 2047 यानी कि 100 साल, आजादी के 100 साल बाद की सोच रखते हुए बजट बनाया गया है। और इसमें किसानों को, बेरोजगारों को, सभी वर्गों को इसमें राहत दी है बजट में। आप कैसे कह सकते हैं इसमें बेरोजगारों को राहत दी गई? कहां से बेरोजगारों को? बल्कि तो पिछले साल जो है कुछ करोड़ों में नौकरियों का ऐलान किया गया था, इस साल तो मात्र 60 लाख करा गया, तो कम किया गया। तो कैसे बेरोजगारों को राहत दी गई? स्वाति, पिछले 3 साल से हमारा देश एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है और सरकार के पास कोई ऐसा कदम नहीं था कि जिससे बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। ठीक है, फिर भी सरकार ने अपने पूरे प्रयास किए और इस बार बजट में जो 60 लाख नौकरियां निकाली हैं, तो ये बेरोजगारी ही खत्म होगी इससे। और जो जिस तरह से सरकार का प्लान है बजट को लेके कि नए नए उद्योगों को, एमएसएमई को छूट दी है, तो एमएसएमई अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इससे बहुत सारी नौकरियां। पर देखा जाए तो बजट, जब चाहे पिछले साल का हो चाहे इस साल को बजट देखा जाए, तो मिडिल क्लास आदमी वही का वही है, मिडिल क्लास आदमी ही मारा जा रहा है। आप देखिए ना भाई, पेट्रोल की कीमतें देखिए कितने आसमान चढ़ी जा रही हैं, और तेल देखिए आप, जो एडिबल ऑयल है उसकी कीमतें आसमान छूनी, सब्जियां देखिए आसमान छूनी। इसको लेकर के आप मिडिल मैन तो वही का वही है। मिडिल मैन के लिए क्या किया जनता ने? टैक्स देखिए, टैक्स के स्लैब में कोई चेंज नहीं है, मतलब मिडिल मैन कहाँ जाएगा? देखो स्वाति, टैक्स के मामले पर पहले ही इतनी राहत मिडिल क्लास को दे रखी है सरकार ने, तो इस बार मुझे नहीं लगता कोई टैक्स में छूट देने की जरूरत है। पर आप ये देखिए, जो टैक्स स्लैब है पिछले 9 साल से चेंज नहीं किया गया है, पर ये जो टैक्स स्लैब पर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है ना, कि भाई 10 साल से ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, महंगाई दर नहीं बढ़ रही, महंगाई दर बढ़ रही, पर टैक्स की स्लैब वही का वही है, तो मिडिल मैन तो पिस ही रहा है ना। आप बताइए, 8 साल पहले अगर टैक्स 20 रुपए किलो था, आज 60 रुपए किलो, महंगाई वही बढ़ी, टैक्स स्लैब वही है, तो आम जनता, मिडिल मैन कहाँ फायदे में है? तो कोई भी सरकार आएगी, महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं कर सकती स्वाति। महंगाई बढ़ेगी जैसे जैसे लोगों का रोजगार। बस थोड़ा सा ये है कि जो कोरोना के समय में जो नुकसान हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, सिर्फ एक यही फर्क है। और उस फर्क को दूर करने के लिए जो दूरदर्शी बजट बनाया गया है, वो बहुत मजबूत बजट है और बहुत सारे लोगों को राहत देगा। बेरोजगारी पूरी तरीके से देश से खत्म हो जाएगी 2047 तक, ये समझिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, जो बजट आया है, कौन कौन से इंडस्ट्री सेगमेंट को ये ज्यादा फायदेमंद होगा, लाभकारी होगा?
सभी को है, किसानों के लिए भी है, बेरोजगारी के लिए भी है, शिक्षा के लिए। देखिए शिक्षा के लिए केंद्र सरकार 200 टीवी चैनल शुरू करने जा रही है। कितनी बड़ी क्रांति होगी स्वाति, 200 टीवी चैनल बच्चों के लिए शुरू हो रहे हैं। इससे जो है बच्चों को वो सीखने को मिलेगा, वो सारी चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते। 200 टीवी चैनल जब शुरू होंगे ना, तो आप समझिए बच्चे घर में बैठ के शिक्षा ग्रहण करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बच्चों, युवा वर्ग के लिए क्या? युवा वर्ग आप देखिए कितने बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करके और एमबीए करके बाहर घूम रहे हैं बेरोजगार होकर के। उनके लिए, युवा वर्ग के लिए नौकरी के नए आयाम क्या है? ठीक है, आपने एमएसएमई को एक लोन, एक फैसिलिटी दी उनको ग्रो करने के लिए, भाई वो बनेंगे, शुरुआत होगी, उसमें वक्त रोजगार की वर्ग में युवा वर्ग के लिए क्या किया है? स्वाति 60 लाख नौकरियां निकालना किसके लिए निकाली जा रही है? बुजुर्गों के लिए थोड़ी निकाली जा रही है, युवाओं के लिए निकाली जा रही है ना। 60 लाख नौकरी अगर लोगों को दी जाएंगी, सरकार अगर ऐसे उपलब्ध करा रही है रोजगार के साधन, तो किसके लिए? युवाओं के लिए ना। इससे फीमेल्स वुमेन्स को लेकर, औरतों को लेकर क्या बढ़ावा दिया है सरकार ने? बजट में औरतों को लेकर के क्या दिया है? स्वाति आज आप खुलेआम घूमती हो ना, सुरक्षित हो ना। सुरक्षा सबसे बड़ी महिला की जिम्मेदारी थी, जो सरकार ने बेहद अपने मतलब सोच नहीं सकते हम किस कदर उन्होंने निभाई है। आज आप देखिए जिस देश में सुरक्षा को लेकर सरकार ने जो काम किए हैं, कितनी सारी हेल्पलाइन चलाई है, सबका लाभ मिल रहा है ना महिलाओं को। पर देखा जाए तो सरकार ने, मैं ये नहीं बोलती, सरकार ने बहुत काम किया है युवा वर्ग के लिए भी, या कहना चाहिए देश के लिए। बट देखा जाए तो स्टार्टअप्स के लिए ना सरकार ने उतना काम नहीं किया जिस पे एक्चुअली उनका फोकस होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप्स पे अगर फोकस करेंगे तो युवा वर्ग को भी लाभ होगा और बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी। पर स्टार्टअप्स पे सरकार का इतना फोकस नहीं रहा। स्वाति पिछले 3 साल से कोरोना के समय में जो बजट आए, आपने देखो एमएसएमई को कितना पैसा दिया सरकार ने। कभी आपने वो डाटा खंगाला है? एक बार डाटा देखिए सारा। डाटा देखने के बाद कितने सारे उद्योगों को उसका लाभ मिला है। मरने नहीं दिया उद्योगों को, खत्म नहीं होने दिया, जिंदा रखा हुआ है सरकार ने। ये कम बात समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी संजीवनी है देश के उद्योगों के लिए। आज भी एमएसएमई के लिए देखो कितना बड़ा बजट दिया है सरकार ने। अच्छा, आपके साथ बजट है जो भी करे सरकार ने, मीडिया जैसे देखा जाए तो प्रिंट मीडिया थोड़ा सा लुप्त होता जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा चल रहा है। मीडिया को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं? मीडिया को सरकार इतना ज्यादा नहीं वो कर रही है, और प्रिंट मीडिया को पहले के मुकाबले आज की रेट में थोड़ा उतना मुनाफा भी नहीं है, उतना उनको ग्रोथ नहीं मिले। कैसे इस पे सरकार का क्या है? देखो स्वाति, प्रिंट मीडिया को डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट करना चाहती है सरकार। सरकार चाहती है कि प्रिंट मीडिया में जो लोग हैं, आज देखो डिजिटल का युग है, हर आदमी मोबाइल पे पढ़ना चाहता है अखबार, मोबाइल पे देखना चाहता है समाचार। तो सरकार जो चाहती है कि भाई आप भी डिजिटलाइज हुई, तो इससे मीडिया को, प्रिंट मीडिया के लोगों को क्या फायदा होगा? अगर वो अपने अखबार से प्रिंट, उस पर क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा। आज भी हम देखिए अखबार ही तो पढ़ रहे हैं ना। आप मोबाइल पे अगर पीडीएफ आती है या ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाके ई पेपर पढ़ते हैं, तो क्या है? वो डिजिटल मीडिया है ना। अगर हम डिजिटल मीडिया में जा रहे हैं, अगर हमारे अखबार को लाखों लोग पढ़ते हैं, तो आप देखो गूगल ऐड देता है, सरकार ऐड देती है, वो पैनल करती है सरकार, उसको देखती है कि भाई इनका इतने लोग क्लिक्स आ रही है, इतने घर बैठे आपको पैसा आ रहा है। डिजिटल होने से लाभ है। जितने भी हमारे देश के अखबार हैं जो प्रिंट मीडिया में हैं, आज वो डिजिटल पे इतना स्ट्रॉन्ग हो गए तो प्रिंट मीडिया ही तो है वो सारा, उसको खत्म नहीं कर रही है सरकार, थोड़ा चेंज कर दिया है, तरीका चेंज हो गया है। तो देखा जाए तो ये जो बजट है चुनाव को लेकर के चुनाव को मद्देनजर लेकर के नहीं बनाया गया है। देखा जाए तो ये जो बजट है आगे की सोच को रख के, देश को आगे बढ़ाने के लिए, युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए, ताकि युवा वर्ग भी बढ़े, बच्चों के और आगे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, डिजिटली हमारे देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बजट आया है। 1947 में देश आजाद हुआ, हालत कहाँ थी देश की? आप देखिए कितनी बड़ी क्रांति है। जब हम 100 साल आजादी के 100 साल मना रहे होंगे तो हमारा देश कहाँ होगा? मोदी जी ने जो बजट पेश करा है उसमें उन सारी चीजों को देख के किया है कि 100 साल बाद हमारा देश कहाँ होगा। सबसे बड़ी बात है 100 साल बाद हम कहाँ होंगे? पूरा देश डिजिटलाइज हो जाएगा, सारी एजुकेशन डिजिटलाइज हो जाएगी, रोजगार के साधन बड़े लेवल पे होंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार का जो बजट है मुझे तो ठीक लगता है। देखिए आलोचना सभी करते हैं स्वाति, आलोचनाओं का
तो देश में कोई अच्छा काम करे तो भी उसकी आलोचना होती है। लेकिन मेरे लिए मेरे हिसाब से सरकार का सही बजट है और 2047 में हमारा देश ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, हम बड़ी बड़ी कंट्रीज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो बड़ी कंपनी है, बड़ी कंट्रीज हैं, उनको हम उनके अपोजिट खड़े होंगे, बिल्कुल सामने होंगे। तो कहना यही है मेरे ख्याल से कि जो बजट आया है वो सरकार ने बहुत सोच समझ के बनाया है कि हमारा देश आगे कैसे प्रगतिशील होगा। 100 वर्ष बाद देखा जाए तो हम जो आज के समय में डेवलप कंट्रीज हैं उनके मुकाबले पे खड़े होंगे। और डिजिटली सरकार का ज़्यादा अगर देखा जाए कि फोकस है कि हम डिजिटली कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए। देखिए क्रांति है, 5G लॉन्च हो रहा है, पूरे गांव फाइबर डाली जा रही है, तो इससे डिजिटलाइज होगा। गांव में अगर मोबाइल चल रहा है तो सब मोबाइल से चल रहा होगा। अभी देखो ना कितनी बड़ी क्रांति है ये। तो अब हमें ऐसी जो महामारी है, ऐसी जो वायरस है, उनके साथ जूझना पड़ेगा आगे। तो इसके लिए पहले से ही मोदी जी ने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। जो ये टीवी चैनल्स एजुकेशन के खोल रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में मजबूत करके चले। कितने सारे एम्स खोले गए हैं। आप देखो 2-3 चीजों पर सरकार पिछले 3 साल से ध्यान दे रही है जब से कोरोना आया है। एजुकेशन कि कैसे एजुकेशन डिजिटलाइज हो। हालांकि एकदम से शुरुआत हुई लेकिन फिर भी बेहतर था। बच्चों का भविष्य खराब तो नहीं हुआ ना, कम से कम बच्चों का भविष्य तो बनाया। हेल्थ सेक्टर कोरोना जैसे आया, हम उतने मजबूत नहीं थे हेल्थ सेक्टर में, लेकिन एकदम से 3 साल में देखो हेल्थ सेक्टर कितना मजबूत हुआ है। जगह जगह हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, जगह जगह एम्स खोले जा रहे हैं। और जो हमारे सरकारी अस्पताल थे उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, आज उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है। आपने देखा कोरोना के समय में कैसे इलाज हो रहा था। लोग कैमरा लगा के डॉक्टर दूर से देख के इलाज कर रहा था, क्या बीमारी है आपको। तो साफ है ये कि सरकार अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता है कि ये बजट अच्छा है और आगामी बजट जितने भी आएंगे बहुत ही मतलब परिवर्तनशील होंगे। और एक बात तो है जो मुझे नजर आ रही है, मोदी जी की दूरदर्शी सोच भारतीय जनता पार्टी बड़ा लंबा खेलेगी। 2047 की बात जो मोदी जी कर रहे हैं ना स्वाति, वो यही वजह है। वो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से लेके चल रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा कि उनको बाहर कर दे। भारतीय जनता पार्टी लंबी पारी खेलने के उसमें और बहुत मजबूत तरीके से वो चल रहे हैं। आप देखना 2047 जो मोदी जी का दूरदर्शी सोच है वो भारतीय जनता पार्टी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो देखा आप सभी लोगों ने कि मुकेश जी ने अपनी राय दी है और मैं जहां तक उनकी राय से काफी सहमत भी हूँ कि सरकार जो है जो बजट लेके आ रही है ना, चुनाव को लेकर के नहीं है। वो एक्चुअली बजट देखा जाए तो उनकी दूरदर्शी सोच है कि 100 साल बाद आज हमारा देश कहाँ होगा। आज हम यहाँ हैं तो 100 साल बाद देश यहाँ होगा। और वो डिजिटली आगे चीजें बढ़ाना चाहते हैं, डिजिटली इंडिया को ग्रो करना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही है। तो जो बजट कहना चाहिए मिला जुला नहीं, बजट एक अच्छा बजट है और ये हमारे देश के लिए जरूर प्रगतिशील बजट होगा। आप सभी का हम सबसे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।